इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहा था आप लोगों को। और उसमें ये मैंने ये बताया था कि 4 से 5 महीना में जो बिहार बोर्ड का 10वां का एग्जाम होने वाला है, 4 से 5 महीना में जो बिहार बोर्ड का 10वां का एग्जाम होने वाला है, उसका जो मैथ्स बुक है उसका चैप्टर बाय मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला था। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं उस मैथ के बुक का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन वाइज कराऊंगा, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे जैसे किताब में क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने से पहले हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि हाँ ये त्रिकोणमिति होता क्या है। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन हल कराएंगे तो उस समय डायरेक्ट उसी चीज को अगर लिखेंगे तो उस समय हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में नहीं आए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अगर केवल ओवरव्यू अगर बात किया जाए, संक्षेप में अगर थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर देंगे तो उस समय जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और मैं केवल ट्रिगो के साथ ही नहीं, केवल त्रिकोणमिति के साथ ही नहीं, इसके बाद जो भी मैं चैप्टर लेके आऊंगा तो उसके विषय में मैं थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा, मतलब छोटा सा संक्षेप में थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको परेशानी न हो। लेकिन तो आइए हम इस त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिकोणमिति शब्द को देख के आपको कुछ अंदाजा आ रहा होगा कि इस त्रिकोणमिति का मतलब होता है, अगर इसको अलग करके देखा जाए तो ये दो शब्द से बना है। एक पहला शब्द क्या है, त्रिकोण, और दूसरा है मिति। दूसरा है क्या, मिति। अगर इसको देखा जाए, अगर इसको अलग किया जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मतलब दो शब्द से मिलके बना है। पहला शब्द क्या है, त्रिकोण, और दूसरा शब्द क्या है, मिति। तो हम त्रिकोण के बारे में हम ये भी जानते हैं कि त्रिकोण को त्रिभुज भी कहा जाता है। त्रिकोण को क्या कहा जाता है, त्रिभुज भी कहा जाता है। और इस मिति का मतलब होता है माप। इस मिति का मतलब क्या होता है, माप। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला के अगर एक मतलब एक लाइन में बोले, अगर इस दोनों फिगर को मिला के अगर एक लाइन में बोले तो इसका एक कह सकते हैं कि त्रिभुज के माप के बारे में जानना, त्रिभुज के माप के बारे में जानना ही हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब त्रिकोणमिति के अंदर हम केवल त्रिभुज के बारे में ही जानते हैं। तो अब रहा सवाल कि त्रिकोणमिति के अंदर हम जब त्रिभुज के बारे में जानते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, कहाँ से आया है। तो इसको जानने के लिए है हम जो इंग्लिश का वर्ड है जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, अब इसको इसके मतलब आधार से इसके द्वारा हम इस त्रिकोणमिति को जानेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो अब आते हैं, अगर इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द को देखा जाए तो एक इंग्लिश वर्ड है, ये क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। सब किसी को दिखाई दे भी रहा होगा कि एक इंग्लिश वर्ड है। और इस इंग्लिश वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो देखें तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये पहला वर्ड क्या है, ट्राई है, और दूसरा वर्ड क्या है, गोनो है, और तीसरा वर्ड क्या है, मेट्री है। तीसरा वर्ड क्या है, मेट्री। तो इस अगर तीनों वर्ड को अगर अलग अलग बात किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राई जो है, ट्राई का मतलब ट्राई हो गया। अब ये गोनो जो है, ये गोनो जो वर्ड है वो ये गोनिया वर्ड से निकल के आया है। गोनिया वर्ड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, गोनिया वर्ड से निकल कर आया है कौन सा, गोन। और ये गोनिया जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसको ग्रीक वर्ड बोलते हैं। और इसी ग्रीक वर्ड का मतलब होता है, इसी गोनिया का मतलब होता है कोण। इसी गोनिया का मतलब क्या होता है, कोण। और इसी गोनिया वर्ड से निकल के आया है कौन, गोन। अब बात करते हैं मेट्री का। तो जो मेट्री है ये मेट्रॉन से निकल कर आया है। कहाँ से, मेट्रॉन से निकल कर आया है। और ये भी मेट्रॉन भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड। और इसका मतलब होता है माप। इसका मतलब क्या होता है, माप। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसका मतलब इंग्लिश में होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है। अगर मेट्रॉन का बात किया जाए तो ये मेट्रॉन से निकल के क्या आया है, मेट्री। और ये मेट्रॉन क्या है, ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है, माप। तो अगर हम देखें तो जब गोनिया से निकल के आया है गोन, और गोनिया का मतलब होता है कोण, तो गोनों का ये मतलब कोण होगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कोण। क्या लिख सकते हैं, कोण। ठीक है, देखिए मेट्रॉन से निकल के आया है मेट्री, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप।
तो इसका मतलब मेट्री का ही मतलब माप होगा। मेट्री का भी मतलब क्या होगा? माप होगा। और ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन। हिंदी में तीन लिखा जाता है और संस्कृत में त्रि लिखा जाता है। संस्कृत में क्या लिखा जाता है? त्रि लिखा जाता है। तो जब ये तीनों शब्द, तीनों हिंदी शब्द को जब आपस में मिला देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इसको माप, इन माप को मिति भी लिखा जाता है। माप को क्या लिखा जाता है? मिति भी लिखा जाता है। तो जब इस तीनों को, त्रि को, कोण को और मिति को, तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो हमारे पास निकल के क्या आता है? ये निकल के आता है त्रिकोण मिति। ये क्या निकल के आता है? त्रिकोण मिति निकल के आता है। तो देखिए, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो इस त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति, इस जो इंग्लिश वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से इस त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति हुआ। तो इसके बाद हम समझ गए कि इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द का उत्पत्ति, जब उत्पत्ति त्रिकोणमिति का उत्पत्ति इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द से हुआ है, तो अब हम जानेंगे कि जब ये समझ गए कि त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति में अभी हम कुछ देर पहले समझे हैं कि हम त्रिभुज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ते हैं? तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो आइए, अभी कुछ देर पहले हम पढ़े कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कहाँ से होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कैसे होता है। तो त्रिकोणमिति का उत्पत्ति ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश वर्ड से होता है। ये हम अभी कुछ देर पहले देखे। अब हम ये भी देखे हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत, मतलब त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ते हैं? तो त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम देखेंगे कि त्रिभुज में हम जानते हैं तीन कोण होता है, तीन कोण होता है और तीन भुजा होता है। तो इसका मतलब ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजा और कोण के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के भुजा और कोण के संबंध के बारे में, मतलब इसके रिलेशन के बारे में, कोण और भुजा के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अगर लिख दें यहाँ पे, तो त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण और भुजा, त्रिभुज के कोण और भुजा के रिलेशन, मतलब रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है संबंध। रिलेशन के बारे में क्या होता है? रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब इसमें त्रिभुज का बात हो रहा है, तो त्रिभुज तो हम जानते हैं कि त्रिभुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये भुजा के भी आधार पे त्रिभुज को बांटा गया है, कोण के भी आधार पे त्रिभुज को बांटा गया है। तो इतना सारा जब त्रिभुज होता है, तो इस त्रिभुज में किस त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं? तो जिस त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और उसी त्रिभुज के बारे में हम इस जितना त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और त्रिकोणमिति जब तक चलेगा, त्रिकोणमिति जब तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज क्या है कि समकोण त्रिभुज अगर हम बनाना चाहें तो समकोण त्रिभुज को हम ऐसे बनाते हैं। समकोण त्रिभुज को कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी का दो को जो कोण बच जाता है वो 45 डिग्री का होता है। तो क्या होता है? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का होता है। तो अगर हम समकोण का को अगर हम डिफाइन करना चाहें, समकोण के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी का जो दो कोण है वो 45 डिग्री हो, तो वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब बात आता है कि जब हमारे सामने समकोण त्रिभुज है
तो हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या होता है। ये जो 90 डिग्री होता है, इस 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इस 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और बाकी जो दो गो कोण बच जाता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और इंग्लिश में बोला जाता है, आपको अक्यूट एंगल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अक्यूट एंगल बोला जाता है। अब न्यून कोण, समकोण तो समझ गए कि समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अब बात आता है न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण आप पहले से भी जानते होंगे कि न्यून कोण होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि न्यून कोण होता क्या है। तो न्यून कोण का अगर हम चर्चा करें तो न्यून कोण का जो मान होता है वो 0 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। 0 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए, उसके कोण के बारे में जान गए। तो अब हम त्रिकोणमिति के अंदर केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो जब समकोण त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो इस समकोण त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टी होता है और इसका कुछ गुण होता है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि इसी गुण के आधार पे, इसी समकोण त्रिभुज के गुण के आधार पे हम त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। और जहां जहां त्रिभुज, जब तक त्रिभुज हम पढ़ेंगे तब तक इसी समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो अब आगे हम आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए। अब समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी मतलब उसका गुण के बारे में जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज ये क्या है? समकोण त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज में अभी आपको हम बताए हैं कि एक जो होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और बाकी का जो कोण होता है वो 45 डिग्री होता है। बाकी का जो कोण क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो अब इसके बारे में हम बात क्या, अब इसके बारे में हम इस समकोण त्रिभुज हो गया तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में एक हमारे गणितज्ञ हैं। क्या है? गणितज्ञ। एक गणितज्ञ हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैथमेटिशियन। इंग्लिश में बोला जाता है मैथमेटिशियन और हिंदी में बोला जाता है गणितज्ञ। तो एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम है पाइथागोरस। जिनका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बताया। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बताया। तो पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में क्या बताया, अब हम उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा कि तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस ने बताया था। और पाइथागोरस ने क्या बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होता है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? कर्व। उन्होंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोला जाता है इसको। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस बोला जाता है। और इस हाइपोटेनियस को यानी कोण को सूचित करने के लिए हम एच का इस्तेमाल करते हैं। कोण को सूचित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में सूचित करने के लिए बहुत सारे सिंबल का, बहुत सारे चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमको दूरी को सूचित करना है तो दूरी को सूचित करने के लिए एस या डी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वेग को सूचित करना है तो वेग को अगर सूचित करना है तो वेग को सूचित करने के लिए भी का इस्तेमाल करते हैं। अगर समय को सूचित करना है तो समय को सूचित करने के लिए टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर किलोग्राम को अगर सूचित करना है, किलोग्राम को अगर सूचित करना है तो केजी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह क्या होता है, कोण को अगर हमको सूचित करना है तो एच का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एच का इस्तेमाल करते हैं। कोण का एच का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बाकी बात आते हैं कि 90 अभी तो जान गए कि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन एच कहलाता है यानी कोण कहलाता है। और इस कोण को सूचित करने के लिए एच का इस्तेमाल करते हैं। अब बच जाता है हमारे पास न्यून कोण। क्या होता है? दो को न्यून कोण बच जाता है। एक यहाँ पे सी बिंदु पे न्यून कोण बन रहा है और एक ए बिंदु पे न्यून कोण बन रहा है। तो अब इस न्यून कोण के बारे में क्या होता है, उन्होंने कहा कि
न्यून कोण के जो सामने वाला लाइन होता है न्यून कोण, अगर इस न्यून कोण को ले, अगर सी बिंदु पे जो न्यून कोण बन रहा है उस न्यून कोण को अगर हम लेंगे तो वो न्यून कोण के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पी। न्यून कोण के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। तो इस पी को, यानी इस पी को हम क्या करते हैं, न्यून कोण के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। और लंब को हम इंग्लिश में लिखते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं। और इस लंब को सूचित करने के लिए हम पी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पी का इस्तेमाल करते हैं। पी का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए एच हो गया हमारा, पी हो गया हमारा, 90 डिग्री के सामने वाला लाइन एच हो गया, यानी कौन हो गया। और न्यून कोण यहाँ पे सी बिंदु पे जो न्यून कोण बन रहा है उसको लिया है, तो सी बिंदु के सामने वाला लाइन क्या हो गया, पी हो गया, मतलब लंब हो गया। अब बच हमारा क्या रहता है, ये बीसी बच जाता है। तो जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इस आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस। और इसको सूचित करने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन एच हो गया। अब एक कोण लिए, न्यून कोण लिए, कहां पे लिए, सी बिंदु पे जो न्यून कोण बन रहा है वहां पे लिए, तो इसके सामने वाला लाइन बी कहला है। तो ये देखिए, तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ए बिंदु पे भी न्यून कोण बन रहा है ना। तो जब ए बिंदु पे न्यून कोण बन रहा है तो यहाँ से भी इसके सामने वाला भी तो लाइन होगा। तो इसके सामने वाला जो लाइन होगा वो भी क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। तो अब इसका हम एक फ्रेश वीडियो यहाँ पे बनाते हैं, तो देखिएगा कि अभी एक फ्रेश वीडियो है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री ये समकोण हो गया। और ये देखिए, अगर इसको हम अगर थीटा मान लेते हैं और इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं, और हम भली बात ही जानते हैं कि थीटा बराबर अल्फा है, क्यों, कारण कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन क्या हो गया, एच हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला लाइन क्या हो गया, एच हो गया। अगर सी बिंदु पे न्यून कोण अगर हम लेते हैं तो इसके सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। इसके सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। लेकिन लेकिन जब अगर हम ए बिंदु पे थीटा को अगर न्यून कोण मानते हैं, तो थीटा को न्यून कोण मानते हैं, तो पाइथागोरस के अनुसार न्यून कोण के सामने वाला लाइन हमेशा क्या कहलाता है, पी कहलाता है। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला लाइन जो होगा वो क्या होगा, बीसी हो जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे कि थीटा के सामने वाला जो लाइन है बीसी, अब ये क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, यानी लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। अब देखिए, लंब जब बन जाएगा तो बच क्या गया, एच हमेशा कांस्टेंट रहता है, एच नहीं बदलता है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन हमेशा एच कहलाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमको केवल परिवर्तन होता है न्यून कोण के सामने वाला लाइन। न्यून कोण के, जिस न्यून कोण के सामने वाला लाइन को लेंगे वो पी कहलाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो उसी तरह सी बिंदु पे, यानी अल्फा न्यून कोण है, तो इसके सामने वाला जो लाइन हम ले रहे हैं वो पी कहलाया। और यहाँ पे देखिए थीटा जो न्यून कोण है, इसके सामने वाला जो लाइन ले रहे हैं वो पी कहलाया। तो यहाँ पे अगर अल्फा लिए तो अल्फा के अनुसार ये ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। अल्फा के अनुसार क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब ए बी लंब हो गया तो हमको पी पता चल गया, एच पता चल गया, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। अगर हम थीटा न्यून कोण लेते हैं तो इसके अनुसार 90 डिग्री सामने तो एच होगा, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब थीटा के अनुसार हम चलेंगे तो बीसी अब हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और इसके पहले हमारा बीसी क्या था, बी था, यानी आधार था। अब हमारा बीसी क्या हो गया, लंब हो गया। तो बताइए, हमको एच पता चल गया और हमको पी पता चल गया। तो अब ये बताइए बी होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे न्यून कोण का स्थान बदल रहा है, जैसे जैसे न्यून कोण का स्थान बदल रहा है, वैसे वैसे पी और बी का मान बदल रहा है। मतलब अगर अगर ए बिंदु पे, अगर ए बिंदु पे न्यून कोण लिए हैं तो यहाँ पे देखिए बीसी जो था पहले क्या था, बी था, अब क्या हो गया, इसके अनुसार ए बिंदु पे न्यून कोण लिए हैं तो पहले हमारा बीसी क्या था, बी था, अब इसके अनुसार क्या हो गया, ये पी हो गया।
इसके अनुसार क्या हो गया, ये पी हो गया। और जब यहाँ देखिए अब ये पी हो गया तो ये क्या हो गया, बी हो गया। और जब अल्फा के अनुसार इसके अनुसार जब हम न्यून कोण इसको न्यून कोण माने हैं तो इसके अनुसार ए बी हमारा क्या हो गया है, लंब हो गया है। तो जब ये लंब हो गया है तो ये क्या हो गया है, बी हो गया है। अब इसको तो समझ गए होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा अब इसको पूरा मतलब समझाने के लिए एक अलग 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 वीडियो बनाते हैं, तो देखिएगा मैं उसके लिए एडिट करूँ। तो ये फिगर को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। ये है आपको समकोण त्रिभुज, एक यहाँ बनाते हैं ए बी सी और एक यहाँ बनाते हैं ए बी सी। देखिए दोनों सेम फिगर है, दोनों एक समान आप फिगर आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री है। अगर हम इसको अल्फा मानते हैं और इसको थीटा मानते हैं तो ये अल्फा और थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो अगर इसको हम अल्फा मानते हैं और इसको हम थीटा मानते हैं तो ये अल्फा और थीटा आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री के बराबर होता है और ये भी क्या होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। तो अब थोड़ा सा इसको अलग अलग हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो अब देखिए पाइथागोरस ने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। 90 डिग्री सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। और जो न्यून कोण है, यहाँ पे दो न्यून कोण है, एक अल्फा न्यून कोण है और एक थीटा न्यून कोण है। तो अगर हम इसमें थीटा न्यून कोण अगर लेते हैं तो इस थीटा न्यून कोण के अनुसार ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। लंब मतलब क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। अब जो बच जाता है वो क्या कहलाएगा, बच जाता है यही बीसी बच गया, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा। तो जब इसमें आ जाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला लाइन तो एच होगा। 90 डिग्री के सामने वाला लाइन हमेशा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इस फिगर में पहले नंबर फिगर है, पहले वाले और दूसरे वाले। पहले वाले में हम न्यून कोण क्या लिए थे, थीटा। लेकिन अब इसमें हम न्यून कोण क्या ले रहे हैं, अल्फा। तो जब इसके अनुसार हम बात करेंगे तो इसके अनुसार हो जाएगा हमारा ये बीसी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा, पी। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे न्यून कोण हम थीटा लिए थे तो इसके अनुसार ये पी हुआ था और ये क्या हो गया था, बी हो गया था। लेकिन जैसे हम इस अल्फा को न्यून कोण लिए हैं तो इसके अनुसार आप देखिए ये क्या बन गया, पी बन गया। और इसके अनुसार ये क्या था, बी था। और इसके अनुसार ये क्या बन गया, पी बन गया। अब जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो आपको कुछ परिवर्तन देखने को नजर आ रहा होगा कि जब हम थीटा न्यून कोण को लिए थे तो यहाँ पे ए बी जो था वो पी बन गया था। आज जब हम अल्फा न्यून कोण को लिए हैं तो बीसी जो था वो क्या बन गया है, पी बन गया है। और वहां पे 90 डिग्री सामने वाला लाइन एच हो गया है, 90 डिग्री के सामने वाला लाइन भी एच हो गया है। और जो बच गया है वो बी हो गया है और क्या हो गया है, बी हो गया है। तो इसके कहने का मतलब है कि न्यून कोण का स्थान जब बदल रहा है वैसे वैसे पी और बी का मान बदल रहा है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जैसे 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 न्यून कोण का स्थान, न्यून कोण का स्थान बदलेगा, जैसे जैसे न्यून कोण का स्थान बदलेगा वैसे 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 पी और बी का मान, पी और बी का स्थान बदल जाएगा। पी और बी का स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। तो इस फिगर से हम ये निष्कर्ष निकाले कि जैसे जैसे न्यून कोण का स्थान बदलेगा वैसे वैसे पी और बी यानी लंब और आधार का स्थान भी बदल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। कारण कि यही सारा चीज आपको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय क्या होगा, काम आएगा। बस इतना ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे न्यून कोण का स्थान बदलेगा वैसे वैसे पी और बी का क्या हो जाएगा, मान बदल जाएगा। इस फिगर से आपको नजर आ रहा होगा जब हम थीटा न्यून कोण लिए हैं तो हमारा ए बी क्या हो गया है, पी बन गया है। और जब हम अल्फा न्यून कोण लिए हैं तो बीसी हमारा क्या हो गया है, पी हो गया। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ देखिए ए बी पी बन गया और यहाँ बीसी क्या हो गया, पी बन गया। क्यों हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे न्यून कोण हम थीटा लिए थे और यहाँ पे न्यून कोण हम क्या ले लिए, अल्फा ले लिए। तो देखिए तो थीटा से हम अल्फा पहुंचे हैं तो स्थान बदला है कि नहीं बदला है,
तो जैसे स्थान बदला है वैसे क्या होगा, पी और बी का भी मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए पी का काम कर रहा है और यहाँ पे इस त्रिभुज में बीसीबी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब यहाँ इस त्रिभुज में बीसीबी का काम कर रहा है और इस त्रिभुज में देखिए तो बीसी किसका काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे न्यून कोण का स्थान बदलेगा वैसे वैसे पी और बी का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आता है कि इसके, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था समकोण त्रिभुज के बारे में। तो उसमें क्या था कि 90 डिग्री सामने वाला एच न्यून कोण अल्फा को माने हैं, तब न्यून कोण अल्फा अल्फा है, तो इसके सामने वाला लाइन पी हो गया, जो बच गया वो बी हो गया। अब ये तीनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, तीनों के बीच में क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है आपको एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही एक रिलेशन है जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने पाइथागोरस ने दिया, जिनको मैंने इस रिलेशन को कौन दिया था, पाइथागोरस दिया था। ये रिलेशन को कौन दिया था, पाइथागोरस दिया था। और इसी रिलेशन को बताने के लिए, इसी संबंध को बताने के लिए, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी संबंध को बताने के लिए पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। समकोण त्रिभुज के बारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इसी रिलेशन को बताने के लिए। तो इस रिलेशन से निकल के क्या आता है, उन्होंने ये कहा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कोण के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से सुनिए, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग कोण के स्क्वायर के मतलब वर्ग के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने ये बताया कि समकोण त्रिभुज में किसी दो वर्ग का योग, किसी दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरे बराबर होता है। उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और यही चीज उन्होंने लिखा, वे इस लाइन से ए निकल के आया, इस लाइन से क्या निकल के आया, ए निकल के आया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उन्होंने एक संबंध बताया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हम दो रिलेशन और निकाल लेते हैं। तो पहला रिलेशन क्या निकलता है, एक निकलता है आपको पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला रिलेशन निकल के आता है। और उसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक रिलेशन निकल के आता है। तो एक रिलेशन कौन दिया, पाइथागोरस ने दिया। और हम इसके आधार से दो इक्वेशन और निकाल लेते हैं, यानी दो संबंध और हम निकाल लेते हैं। तो दो संबंध क्या है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जानने के लिए इतना सारा चीज बहुत ही जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस सारे चीजों का वहां पे जरूरी आएगी, वहां पे जरूरी पड़ेगा। तो इसलिए हम इस चीजों को आपको बताने के लिए उचित समझा। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। अब आ जाते हैं हम, यहाँ तक इतना जानने के बाद अब हम आते हैं किस पे, त्रिकोणमिति अनुपात पे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, और हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। अब हम इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। तो आप पहले से जानते होंगे
कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है साइन होता है, दूसरा होता है कॉस, साइन होता है पहला, एक होता है कोसाइन, ठीक है। और तीसरा होता है आपको साइन हो गया, कोसाइन हो गया। तीसरा होता है टैंजेंट, तीसरा होता है क्या होता है? टैंजेंट होता है। चौथा क्या होता है? साइन हो गया। चौथा होता है आपको चौथा होता है आपको सीकेंड, सीकेंड। पांचवा होता है कोसिकेंड, और छठा होता है वो हो जाता है को, छठा जो होता है वो टैंजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? को टैंजेंट हो जाता है। तो मूल नाम ये है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मूल नाम ये है। वो ओरिजिनल जो नाम है वो ये है। पहला क्या है? साइन है, दूसरा क्या है? कोसाइन है, तीसरा क्या है? टैंजेंट है, चौथा क्या है? सीकेंट है, पांचवा क्या है? कोसिकेंट है, और छठा क्या है? को टैंजेंट है। तो ये क्या है? ओरिजिनल नाम है। क्या है? ओरिजिनल नाम है, यानी ओरिजिनल, ओरिजिनल नाम है। क्या है? ओरिजिनल नाम है। इसको हिंदी में अगर बात करें तो मूल नाम है। क्या है? मूल नाम है। लेकिन जब ये मूल नाम है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बनाते समय इतना बड़ा नाम का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म, एक छोटा रूप इस्तेमाल करते हैं। तो छोटा रूप क्या होता है अभी हम देखेंगे। वो छोटा रूप क्या होता है? साइन के लिए हम साइन का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? साइन का इस्तेमाल करते हैं। कोसाइन के लिए कोस, कॉस का इस्तेमाल करते हैं। टैन के लिए टैन का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। सीकेंड के लिए सेक का इस्तेमाल करते हैं, और कोसिकेंड के लिए कॉसेक का इस्तेमाल करते हैं, और को टैंजेंट के लिए कॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नाम है। क्या? एक संक्षेप, छोटा रूप है किसका? साइन का, कोसाइन का, टैंजेंट का, सीकेंड का, कोसेकेंड का, को टैंजेंट का। क्वेश्चन बनाते समय हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्वेश्चन बनाते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है केवल पूरा कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 वो होता है। और ये 6वें को काहे होता है, ये 6वें को काहे होता है, इसको बताने के लिए थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए हम इसको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। कभी क्वेश्चन जब हमारा सब खत्म हो जाएगा, जब हमारा सारा चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो एक स्पेशल उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6वें को काहे होता है। ठीक है, तो 6वें को काहे होता है, तो उसको जानने के लिए अलग से हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ त्रिकोणमितीय अनुपात 6वें को काहे होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जब ये साइन 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो अब इसको हम क्या करते हैं कि न्यून कोण के साथ जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? साइन को, साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे पास 6 को है, इसी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को न्यून कोण के साथ जोड़ते हैं, यानी न्यून कोण के साथ उसका संबंध बनाते हैं। तो जैसे न्यून कोण के साथ संबंध बनाएंगे, मान लीजिए न्यून कोण हमारा एक हो गया थीटा, न्यून कोण क्या हो गया हमारा? एक थीटा मान लिया न्यून कोण को। तो जैसे न्यून कोण को अगर हम थीटा मान लिए, तो इस थीटा के साथ थीटा, थीटा को इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर हम संबंध बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा? कॉस थीटा। उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा? टैन थीटा। उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा? सेक थीटा। उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा? कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा? कॉट थीटा। ये क्या हुआ कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट था, उसको हम किसके साथ संबंध बनाए हैं? किसके साथ जोड़े हैं? थीटा के साथ। तो जब थीटा के साथ इसको हम रिलेट किए हैं, जोड़े हैं, तो हमारा क्या निकल के आया है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका जो साइन थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है P/H। P बाई क्या होता है? H, यानी लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा कोण, सॉरी। P मतलब क्या हो गया? लंब हो गया, और H मतलब क्या हो गया? कोण हो गया, यानी लंब बटा कोण हो गया साइन थीटा। और दूसरा आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H, B बटा में H, यानी आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। tan थीटा में अगर बात करें तो tan थीटा का क्या होता है? P बाई में B। tan थीटा का क्या होता है? P बाई में B होता है। और sec थीटा का अगर बात करें तो sec थीटा का बात करें तो H बाई में क्या होता है? H बाई में B, यानी कोण बटा आधार, कोण बटा आधार किसका होता है? sec थीटा का होता है। और cosec थीटा का अगर हम बात करें तो cosec जो थीटा होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ cosec थीटा ऐसे हो,
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का अगर बात करें तो क्या होता है, h बाई क्या होता है, p होता है। क्या होता है, कोण बटा में लंब होता है। और कॉट थीटा का बात करें तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई p होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई p होता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे। हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो इसीलिए हम केवल थोड़ा सा संक्षेप में बता रहे हैं, हम पूरा डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सब फॉर्मूला जितना भी है sin थीटा बराबर p बाई h, cos थीटा बराबर b बाई h, tan थीटा बराबर p बाई b, sec थीटा बराबर h बाई b, h बाई b, और cosec थीटा बराबर h बाई b, और cot थीटा बराबर b बाई b, ये सब प्रूफ होता है। तो हम उतना अंदर नहीं जा रहे हैं, केवल आपको हम बता रहे हैं कि sin थीटा बराबर p बाई h होता है, cos थीटा बराबर b बाई h होता है, tan थीटा बराबर p बाई b होता है, sec थीटा बराबर h बाई b होता है, sec थीटा बराबर h बाई b होता है, cosec थीटा बराबर आपको h बाई p होता है, और cot थीटा बराबर b बाई t होता है। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला प्रूफ होता है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो उसका अपोजिट क्या-क्या होता है, तो हम इसको जानेंगे। उसी में उसका अपोजिट होता है और उसी में उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है। तो आइए, अभी मैंने बताया कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में उसी में आपको अपोजिट भी होता है और उसी का अपोजिट होता है। तो जैसे पहले होता है हमारा sin थीटा, क्या होता है, sin थीटा, क्या होता है, sin थीटा। दूसरा होता है क्या, cos, दूसरा होता है हमारा क्या होता है, cos थीटा, दूसरा क्या होता है, cos थीटा, और तीसरा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा होता है। ये sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। इसी का उल्टा जो होता है, उल्टा sin थीटा का जो उल्टा होता है, अपोजिट क्या होता है, अपोजिट sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा होता है। ये ध्यान रखिएगा, sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा होता है। उसी तरह cos थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा होता है। यानी cos थीटा का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। और इसी तरह tan थीटा का जो अपोजिट होता है cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। तो अभी देखें कि sin थीटा का जो उल्टा होता है वो cosec थीटा होता है, cos थीटा का जो उल्टा होता है वो sec थीटा होता है, और tan थीटा का जो उल्टा होता है cot थीटा होता है। और अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कि sin थीटा बराबर p बाई h होता है, cos थीटा बराबर b बाई h होता है, और tan थीटा बराबर p बाई b होता है। तो sin थीटा बराबर हमारा क्या होता है, p बटा में h, यानी लंब बटा में कोण होता है। और cos थीटा बराबर क्या बताए थे, b बटा में क्या होता है, h होता है, और tan थीटा में क्या बताए थे, p बटा में b होता है। p बटा में क्या होता है, b होता है। तो हम क्या करते हैं, केवल अगर हमको तीन फार्मूला याद रहता है, sin थीटा बराबर p बाई h, और cos थीटा बराबर b बाई h, और tan थीटा बराबर p बाई b, तो हम बाकी इस तीनों का आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, तो इसके जब sin थीटा का उल्टा जब cosec थीटा होता है तो इसके फार्मूला को अगर हम पलट देंगे तो cosec थीटा का फार्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह का हुआ कि sin थीटा का हम फार्मूला जानते हैं p बाई h है, तो इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो h बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये cosec थीटा बराबर h बाई p हो गया। ठीक है, उसी तरह cos थीटा का फार्मूला क्या है, cos थीटा बराबर b बाई h है, और cos थीटा का उल्टा क्या है, sec थीटा है। तो क्या हम इसके फार्मूला को पलट देंगे तो sec थीटा का फार्मूला नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके फार्मूला को हम पलट देते हैं, तो h बाई b हो गया। और tan थीटा बराबर p बाई b है, और तो tan थीटा बराबर जब p बाई b है और tan थीटा का उल्टा यहाँ पे cos थीटा है, तो क्या tan थीटा का फार्मूला को अगर हम पलट देंगे तो cos थीटा का फार्मूला नहीं बन जाएगा। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, b बाई p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह हम इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो छह फार्मूला है सबको याद करके रख सकते हैं, और नहीं तो अगर हमारा अगर तरीका आप अपनाना चाहें तो केवल आप sin थीटा cos थीटा और tan थीटा का फार्मूला याद रखिए। केवल याद रखिए कि sin थीटा बराबर p बाई h, cos थीटा बराबर p बाई h, और tan थीटा बराबर p बाई b। अब कोई आपसे पूछ दे कि cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत आप दिमाग में कहां लेके जाइए, sin थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, p बाई h। अब उसको पलट दीजिए तो h बाई p हो गया, cosec थीटा का फार्मूला निकल गया। अब अगर कोई पूछ देगा कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, b बाई h, तो अगर कोई पूछेगा कि आपको sec थीटा का फार्मूला बताइए, तो sec थीटा का फार्मूला आप नहीं सोचिए, आप डायरेक्ट जाइए कहां पे, cos थीटा पे। तो cos थीटा का फार्मूला आप जानते हैं b बाई h होता है। अब उसको पलट दीजिए, काहे पलटिएगा, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो उसको पलट दीजिएगा तो h बाई b हो जाएगा।
उसी प्रकार अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। आपको tan कोई पूछे आपसे कि cot थीटा का फार्मूला बताइए क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा tan थीटा का फार्मूला लीजिएगा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/p होता है, उसको पलट दीजिए तो p/p हो गया, तो cot थीटा का फार्मूला हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से आप कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो sin थीटा का उल्टा cosec थीटा है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो अब इसमें संबंध क्या होता है, मतलब इस इसके अपोजिट में, मतलब sin थीटा का उल्टा अपोजिट cos थीटा है, तो इसका संबंध क्या होता है, इसका रिलेशन कैसे बनता है, अब हम इसके बाद देखेंगे। चलिए, तो अभी थोड़ा देर पहले हम सबका अपोजिट पढ़ लिए कि sin थीटा का अपोजिट cosec थीटा होता है। और जब sin थीटा के अपोजिट को cosec थीटा होता है, sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा होता है। और जब दोनों को एक साथ हम जब गुणा कर देते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया क्या, गुणा, इसका मतलब क्या होता है, गुणा, यानी जब गुणा कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। आपको ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, हालांकि यूट्यूब भी होता है कि कैसे बना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर हम केवल sin थीटा का फार्मूला निकालना चाहें तो क्या, अगर ये गुणा में है तो इसको इधर भेज देंगे तो cosec थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 है, तो अगर हम केवल sin थीटा का फार्मूला निकालना चाहें तो sin थीटा का फार्मूला अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे cosec थीटा है, तो यहाँ पे cosec थीटा को अगर इधर भेजेंगे तो ये गुणा में इधर भागा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, तो 1/cosec थीटा हो गया। अब बात करते हैं, अब जैसे sin थीटा हुआ उसी तरह cosec थीटा भी हो सकता है, उसी तरह cosec थीटा भी होगा, तो cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये sin थीटा और sin थीटा का जो अपोजिट होता है उसका संबंध हो गया। अब बात करते हैं किसका, सारा फार्मूला प्रूफ होता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम प्रूफ करके बताएं, क्योंकि हमको 4-5 महीना में सारा जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन बताना है, इसीलिए हम इस फार्मूला को प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अगर पूरा मेरा सारा चैप्टर का क्वेश्चन जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद से अगर समय हमारे पास मिलेगा ही, तो उसके बाद से कोशिश करूंगा कि ये सारा चीज को मैं आपको प्रूफ के तौर पे कैसे प्रूफ होगा, कैसे आता है, उसको सारा चीज मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए ये sin थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, cos थीटा का। तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो जब इस cos थीटा को और sec थीटा को आपस में गुणा कीजिएगा तो वो भी 1 के बराबर होता है, उसको भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम cos थीटा का फार्मूला निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/sec थीटा लिखेंगे। अब केवल यहाँ पे sec थीटा का निकालना चाहें तो 1/cos थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि sin थीटा और इनटू cosec थीटा का बराबर 1 होता है, और इससे हम क्या दो फार्मूला ज्ञात किए, उसी तरह cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 होता है, इससे भी दो फार्मूला ज्ञात किए, मतलब यहाँ से 3 फार्मूला आपको मिल गया, यहाँ से आपको भी 3 फार्मूला मिल गया। तो इस तरह आपको क्या होना चाहिए, ये सारा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जब हम यूज करेंगे तो उस समय आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ कि ये कहाँ से आ गया, तो उस समय हम ये बताने नहीं जाएंगे कि हाँ कि भाई 1/sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा कैसे आया। तो इसलिए हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि आप ये सब चीजों को ध्यान में रखिए कि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो डायरेक्ट उस समय समझ में आएगा कि हाँ कि कैसे हो रहा है। ऐसे हम तो उम्मीद करते हैं कि जब आप इसके पहले भी कहीं आप पढ़े होंगे तो यहाँ से आप अगर पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब हमारे पास बात आता जाता है किसका, tan थीटा का, tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 होता है, कहीं tan थीटा हो गया और इसका उल्टा हो गया cot थीटा, दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 1 के बराबर देता है। अब यहाँ से अगर केवल tan थीटा का हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख देंगे, 1/cot थीटा लिख लेंगे। अगर हम cot थीटा निकालना चाहें तो 1 बाई क्या लिखेंगे बाबू, 1/tan थीटा लिख लेंगे, 1/tan थीटा लिख लेंगे। तो इतना सारा चीज जो है आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, तो तभी आप बढ़िया से बेहतर क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जाम में आप स्पीडली क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आप उस समय सोचते रह जाइएगा तो पता चलेगा कि सारा समय निकल गया, क्वेश्चन उसी तरह ताकता ही रह जाएगा। तो इस तरीके का होगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए कम समय मिलता है, ज्यादा क्वेश्चन रहता है, और आजकल का क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसलिए ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे
कि इतना जो 8.1 है, जो त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर है, उसमें का 8वां 8.1 है, उसका मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए इतना जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया, इतना कंसेप्ट इनफ है। अब हम क्या करेंगे कि 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसको सॉल्यूशन करने के बाद हम क्या करेंगे, बाकी जब 8.2 आएगा तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगा थोड़ा सा बता देंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बता देंगे। फिर 8.3 में जाएंगे तो उसका थोड़ा सा बता देंगे, फिर 8.4 में जाएंगे तो उसका थोड़ा सा बता देंगे। तो वैसे बताने के बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर पाएंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पे बोर्ड पे करवाएंगे, उससे आप अपना क्लियर कर लीजिएगा। अब हम थोड़े ही देर के बाद में अब हम क्वेश्चन का थोड़ी देर का अभी अभी तुरंत हम क्या कर रहे हैं, 8.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जितना हो सकेगा उतना कराएंगे और बाकी जो बच जाएगा अगला वीडियो में आपको कराएंगे। चलिए।